हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो बैटल बैच की 7वीं क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड इस बैच के अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर की, मतलब पूरा सिलेबस छोटी छोटी वीडियोस के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे। एंड इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक बेस्ट वे में उसे ख़त्म कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट में जल्दी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बट क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बस यही बोलूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। चैप्टर रहेगा हमारा थर्ड, फिजिक्स क्लास 12, ठीक है। तो एक बेस्ट वे में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और पूरा नहीं करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, छोटी छोटी वीडियो जैसे कि मैंने बोला है, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन में आपको 2-2 घंटे की वीडियो नहीं देखनी है। सिर्फ ऐसा हो कि 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने वीडियो देखी एंड ख़त्म, फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्टली मैं बता दूं कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर के अंदर, तो अगर शोर आ रहा है तो उसे थोड़ा इग्नोर करिए। बैकग्राउंड नॉइज जो है उसे दूर हटा के पढ़ने पर कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसका जो रेट होगा किसमें से, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखिए समझते हैं इसे कि जैसे कि आपने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में कोई भी आपने एक छोटा सा ये क्रॉस सेक्शन मान लिया एंड इसमें से ये चार्ज निकल के जा रहा है। तो ये चार्ज किस रेट से जा रहा है, किस रेट से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये लिखा इन्होंने I=Q/T। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, इफ़ करंट इज स्टडी। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, I=dQ/dt, मतलब जो टाइम के साथ बिल्कुल चार्ज का जो है चेंज हो रहा हो, ठीक है। कि जैसे आपका एरिया कभी कम क्रॉस सेक्शन है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं I=dQ/dt एंड I=Q/T। करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। चलिएगा नोट, एक बहुत ज़रूरी बात जिसको हम नोट लिखते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। इफ़ ए चार्ज क्यू रिवॉल्व इन ए सर्कल विद फ्रीक्वेंसी एफ द इक्विवेलेंट करंट, मतलब चार्ज के सिर्फ मूव करने से नहीं, रिवॉल्व करने से भी करंट बनेगा, ठीक है। तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी एफ, तो हम कैसे लिख सकते हैं करंट को, I=Q/T हम लिख रहे होते थे, I=Q/T लिख रहे होते थे, तो 1/T को फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो बन जाएगा क्या, I=QF बन जाएगा, ठीक है। I=QF बन जाएगा, क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया एंड साथ में हमारा ये हो गया। आगे बात करते हैं करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स को क्या क्या होते हैं, मतलब हर एक जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनमें अलग अलग तरह से करंट कैरियर होंगे। जैसे कि इन्होंने बोला है कि इन सॉलिड या वैक्यूम ट्यूब क्या होता है जो करंट कैरियर, वो क्या होते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सॉलिड के अंदर जो हम पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप सिंपली आप बोल सकते हो कि इन सॉलिड कंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब जो होती है उसमें जो करंट कैरियर होते हैं वो किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे उन दोनों को ही बताया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, आयंस ने लिखा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ठीक है। चलेगा, तो ये थे हमारे करंट कैरियर्स, ये था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है हमारी। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने टाइप के होते हैं, करंट हम पढ़ते हैं कि हाँ सुना है, अल्टरनेटिंग करंट सुना है हमने और डीसी सुना है, बट 3 करंट होते हैं। कैसे करंट होते हैं देखिएगा, क्या लिखा हुआ आपके पास, यहाँ देखिए अल्टरनेटिंग करंट लिखा है, एक लिखा है डायरेक्ट करंट एंड एक लिखा है वेरिएबल, एंड इन्होंने तो एक और डाल दिया है फोर्थ, पल्सेटिंग करंट। और पल्सेटिंग को अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर कर रहे होंगे तब आपको ये समझ में आएगा क्या होता है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, जो बैटरी से करंट मिलता है हमें, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर जब लाइट चली जाती है तो उससे करंट मिलता है, वो आपका डायरेक्ट करंट होगा क्या, डायरेक्ट करंट होता क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो, वो डायरेक्ट करंट होता है। एंड वेरिएबल करंट क्या होता है, ये देखिएगा, ये वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट का कुछ नहीं पता, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेरिएबल करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, क्या अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, होता है, लगातार होता है, उसका भी टाइम के साथ होता है, फिर उसको वेरिएबल क्यों नहीं बोलते, वेरिएबल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अल्टरनेटिंग में एक चीज़ फिक्स्ड होती है कि
पहले इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक टाइम इंटरवल फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव में रिवॉल्व करती है। तो करंट हमारे पास हुए अल्टरनेटिंग, वेरिएबल एंड डायरेक्ट। एंड इस चैप्टर के अंदर हम जो करंट पढ़ रहे होंगे वो कौन सा करंट से डील कर रहे होंगे, वो डील करेंगे हम किससे, वो डील करेंगे डायरेक्ट करंट से। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब टेम्परेचर मिलने से, आप रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, कि वो क्या होते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल मूव रैंडमली विद वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस स्पीड इज कॉल्ड द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल में, मेटल मतलब कंडक्टर के अंदर, वो एक वेरी हाई स्पीड विद ए वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस, वेरी हाई स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, तो उस मोशन को बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें, अगर हम मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि दोबारा बनाते से कि एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर, एक इधर, तो ये बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। ये बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इनकी आप एक प्रॉपर सिर्फ एक डायरेक्शन ले सकते हैं, नहीं। कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई इधर से, कोई, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। तो दैट्स वाई जो इनकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाल रहे होंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगी किसी भी डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब थर्मल वेलोसिटी को आपने जीरो कंसिडर कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गई आपकी थर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं किया आपने, कोई भी चीज़ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया यहाँ पे, बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट हो गई, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हुई टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय वी डी। इसको किससे शो करते हैं, इसको वी डी से शो करते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई जो है, स्मॉल ई जो है वो चार्ज है, एंड कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स ये लग गई। एंड अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन कैसे निकल सकता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए बी तो होता है। देखिए, जो एफ होगा वो एम ए बी होगा, एंड एक इसको हम ई के बी को लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए आ जाएगा हमारे पास क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई। एम ई इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी रिलेशन पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल, एंड a इज़ द एक्सेलरेशन, t इज़ द टाइम। a इज़ द एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम। क्लियर, चलिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी कौन सी बनी थी, वेलोसिटी बनी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v को vd कर देंगे, एंड u इज़ द इनिशियल मतलब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाएगी क्या, जीरो। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है कि v क्या हो गया, vd हो गया, एंड u क्या है आपके पास, थर्मल एवरेज वेलोसिटी है। u क्या है आपके पास, थर्मल एवरेज वेलोसिटी है। तो t को हम एक अलग से नाम दे रहे हैं जो कि टाउ लिख रहे हैं हम, एंड ये रिलैक्सेशन टाइम है, एंड ये एक्सेलरेशन। बाकी चीज़ों को पुट करना है सिर्फ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v हुआ vd, u हो गया जीरो, ए टी, तो a ये रहा, इसको यहाँ पे रखा, t को हम क्या बोल रहे हैं, t को टाउ बोल रहे हैं, तो टाउ रख दिया। तो vd की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक अच्छे से रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसको डिटेल्ड के लिए जाना है, तो डिटेल के लिए वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। चलिए अब बात करते हैं, ये जो टाउ हमने लिखा, ये जो टी इज इक्वल टू टाउ लिखा है, इसको लिखा हमने रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है क्या, देखिएगा
रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन। अब जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो वो अपने ड्रिफ्ट होके दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो बीच में आयंस भी मिलेंगे, तो आयंस के साथ वो टक्कर खाएंगे। तो एक टक्कर लगी, फिर दूसरी टक्कर लग रही है, तो जब पहली टक्कर के बाद पहला कोलिजन जब हो रहा है, उसके बाद जब दूसरा कोलिजन हो रहा है, तो उसके बीच में जो प्रॉपर का टाइम मिल रहा है, टाइम गैप मिल रहा है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्स हो रहा है वो। ठीक है, चलिए जी, तो ये होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, जिसको शो करते हैं टाउ से। मोबिलिटी की अगर हम बात करें, मोबिलिटी सिंपली अगर हम मोबिलिटी को देखें तो मोबिलिटी कोई भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि हम 9th-10th में पढ़ लेते हैं इसको, कि ड्रिफ्ट अपॉन ई होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट। ठीक है, बट इन एक्चुअली होता क्या है, इन एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कितना जल्दी जो है आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का जो लेंथ है उसको पास कर रहा होता है, मतलब जो कंडक्टर है उसको क्रॉस कर रहा होता है, तो उसे बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, एंड ये क्या होता है, VD/E होता है। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट क्या होगी इसकी होगी मीटर स्क्वायर अपॉन मतलब नीचे चला गया, पर बन गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, चलिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि 1 मार्कर जो है ज़्यादा आने आपकी बार, तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होता है? देखो, डेंसिटी अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब इस तरह से समझो डेंसिटी का, करंट की बात कर रहे हैं तो मतलब करंट किसी एरिया में से कितना करंट जा रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि एक एरिया मैंने कंसीडर किया, तो इसमें से ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है, इस एरिया में से कितना जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, आपको करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी किससे शो करते हैं? जे से शो करते हैं। तो ये क्या होता है? I/A होता है। करंट डेंसिटी को किससे शो करते हैं? जे से शो करते हैं। ये क्या होता है? I/A होता है। ठीक है, चलिएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि जो आपका एरिया है, ये आपका जो एरिया है, ये एरिया, इसमें से करंट नॉर्मली पास होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल ना हो तो क्या होगा? देखो, इफ़ एरिया इज़ नॉट नॉर्मल टू द करंट बट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब अगर आपके पास करंट ऐसे था, पहले ये एरिया ऐसे था, ठीक है, ऐसे है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ये ऐसे है एरिया, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एरिया के साथ आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो जो कंपोनेंट निकालेंगे वो बनेगा कॉस के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा I = JA cos थीटा, एंड ये बन जाएगा, इसको कॉस को हटाओगे तो डॉट बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा। तो ये होता है आपके पास एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिएगा, एंड साथ में लिखा है शेयर सब्सक्राइब करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए भैया आप अपनी सुनील जांगड़ा फिजिक्स क्लासेस को। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से रिवाइज हमने कर लिया इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप एक रिलेशन पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। तो होता क्या, देखो, जहाँ यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है? L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है, एंड इसके अंदर नहीं, इसके एंड्स पर, सिरों पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, E, ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर ऐसे हो जाती है। क्लियर है? ये समझ गया? तो ये देखो बना भी रखा है ऐसे। अब इसके अंदर क्या पड़े होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन इस साइड ड्रिफ्ट होंगे तो विद वेलोसिटी VD होगी, तो वो सब यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको निकालना है रिलेशन। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो इसका A है वो क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो L है। ठीक है, तो वॉल्यूम बन जाएगा क्या? AL बन जाएगा। एरिया इंटू लेंथ करने से वॉल्यूम बन जाती है। N जो है वो नंबर डेंसिटी है, स्मॉल n की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कंडक्टर के अंदर, तो उसको मैं कैपिटल N से शो कर रहा हूँ, एंड वो पूरे वॉल्यूम पे हम कर रहे होंगे, पूरे वॉल्यूम पे, क्योंकि हम एक लेंथ की बात नहीं करेंगे, पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, तो इसलिए जो N होगा कैपिटल, वो क्या बन जाएगा?
स्मॉल एन कैपिटल ए स्मॉल एल, मतलब पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ एन के साथ, स्मॉल एन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू होगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आपको क्या निकालना है, आपको रिलेशन निकालना है करंट के बीच में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, करंट के बीच में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपको ये निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमें पता है कि आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। हमें पता है आई क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होता है, क्यू मतलब चार्ज कि कितना चार्ज वहाँ से निकल के जा रहा है क्रॉस सेक्शन में से। तो चार्ज को कैसे लिखते हैं हम, क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखते थे, क्यू इज इक्वल टू एन ई से लिखते थे। एन कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर कैपिटल एन है एंड ये रहा स्मॉल ई। नीचे हमारे पास है टाइम टी। अब एक बात देखिए, जो हमारे पास एन है उसकी वैल्यू कितनी है, एन ए एल है, तो उसको यहाँ पे रख दिया हमने, तो नीचे रह गया टी। अब टी ध्यान से देखिएगा, अब टी को कैसे कर रहे होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है विद वेलोसिटी वी डी के साथ, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल है, मतलब कितना डिस्प्लेस हो सकता है, एल लेंथ तक वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो इसका मतलब जो अगर हम टाइम निकालना चाहते तो वो कैसे निकाल सकते हो, अब एल वाई वी डी से कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, या फिर आप ये बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो गया, जो कि कितनी है, वी डी है। तो हमने यहाँ से अपना क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया। इस टी को सिर्फ यहाँ पे पुट किया, तो उसके बाद जो चीज़ कटी उसको काट दिया, एंड आपके पास बच गया क्या, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी बच गया। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी बच गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। एंड 2020 में ये आए हुए हैं, जैसे कि क्या बोला गया था, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा साथ के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बोला आपको, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। तो डिफाइन मोबिलिटी, ये तो अभी हम करके आए हैं ऊपर, ये देखिएगा, म्यूजिकल टू क्या होता है, वी डी बाई ई होता है। म्यूजिकल टू क्या होता है, वी डी बाई ई होता है, मतलब ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मोबिलिटी हो गया। अब इसके बाद तो अब इसके बाद देखिएगा, अब हम पहले ये भी पढ़ के आए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है। एंड यहाँ पे इन्होंने रिलेशन पूछा किस किस के बीच में, मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, मतलब मोबिलिटी के फॉर्मूले में रिलैक्सेशन टाइम आना चाहिए। तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो ड्रिफ्ट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये इस पर जब पुट कर रहे हो तो ई से कट जाता है, आपके पास बचता है सिर्फ ये, जो कि क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे मोबिलिटी है एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये शो करता है कि इनका रिलेशन इस तरह से है, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 1-2 नंबर का ही आता है इस चैप्टर में से, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसमें बोला गया डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 2020 में ही आया था ये, मतलब लास्ट जो पेपर हुआ था हमारा उसके अंदर ही आया था। डेफिनेशन मैंने पहले ही बोल दिया कि नोट्स में है, ऊपर की तरफ है। रिलेशन की अगर हम बात करें, रिलेशन किस किस के बीच में पूछ रहा है, करंट डेंसिटी के बीच में पूछ रहा है, तो मतलब जे के बीच में पूछ रहा है, एंड ये यहाँ पे बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी के बीच में, ठीक है। हमें पता है ये रिलेशन आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। एंड जे क्या होता है, जे क्या होता है, आई बाई ए तो होता है जे क्या होता है, आई बाई ए होता है। तो आई कितना हुआ, ए एन ई वी डी, नीचे आ गया ए, तो ए कट गया, तो बचाएगा क्या, सिर्फ एन ई वी डी। तो ये रहा आपके पास जे, एंड ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक रिलेशन बन गया आपके साथ, बन गया ना भाई, जो मांग रहा था ये क्वेश्चन के अंदर रिलेशन, वो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पर, टॉपिक पर, जो कि क्या है, ओम्स लॉ है, जिसको हम ईजिली लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इस पर क्या है, क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। गलत क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इसका जो डिडक्शन आता है, जिसके स्लोप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, कि जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे कि कोई एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जब आप एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, तो यहाँ से जो करंट जा रहा होता है वो क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। इस तरह से बोल सकते हो आप, समझ गए। तो देखो लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। सिंपल है, चलिए, मीन्स आप लिख सकते हो कि जो आपका आई है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी के हो गया। ये बात हो गई। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर हम पोटेंशियल निकालें तो v इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया हमने,
इक्वल लगाया तो कांस्टेंट लग गया यहाँ पे क्या, कैपिटल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, आर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू एक आई आर मिल गया यहाँ से। बट यहाँ से हमें चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के, इतनी बात इसने बोल दी। लेकिन इससे हम निकाल रहे हैं आगे क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन है, वो एक कांस्टेंट है रेजिस्टेंस भाई, वो एक कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो v बाय आर को हम निकाल लेते हैं, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बन जाएगी हमारे पास क्या, v बाय आई। तो ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इसको एक ग्राफ के थ्रू हम बनाएं, अभी हमने पढ़ा कि जो वी आई होता है वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर अगर आप v लेते हैं एंड वाई एक्सिस पर अगर आप i लेते हैं, वाई एक्सिस पर अगर आप i लेते हैं तो होगा क्या, देखो। तो ग्राफ इस तरह का आ सकता है, आ सकता है। यहाँ पे i है, यहाँ पे v है। अगर मैं बात करूँ कि रेजिस्टेंस मतलब r निकाल लेगी, जो कि v बाई आई होता है, तो इसको इस ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल सकता हूँ, इसको इस ग्राफ के थ्रू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 1 बाय स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। स्लोप मतलब स्लोप कैसा होता है, y बाई एक्स होगा ना, y बाई एक्स। 1 बाय क्यों करा, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, y बाई एक्स, y मतलब i बाई वी, आई बाई वी, बट हमें चाहिए v बाई आई। तो इसको मैं 1 अपॉन स्लोप करके लिख रहा हूँ, 1 अपॉन स्लोप। तो यहाँ पे i आएगा, v घूम के चला जाएगा ऊपर, तो v बाई आई बन गया फिर से क्या, r। तो इस तरह से आप स्लोप के थ्रू भी जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत बार देखा गया, बहुत बार पूछा गया आपसे रेजिस्टेंस स्लोप के थ्रू, ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कैसे आप डिडक्ट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। या फिर ये बोलो सिंपल में कि आपको ओम्स लॉ निकालना है किसको यूज़ करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके, ठीक है। सॉरी, अभी देखिए कैसे होगा ये। हमें एक तरह से रिलेशन निकालना है या फिर ये पता करना है कि जो आपका ओम्स लॉ है वो इस कॉन्सेप्ट से भी आ जाता है। तो देखो हमें सबसे पहले पता है कि वी डी क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है। एंड साथ में अगर हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इस कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर हम यही लेते चलेंगे, इमेज यही यूज़ होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ई ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बी, कितनी लेंथ है यहाँ पे एल है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि ई क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वी बाई एल होगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा, वी बाई एल होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम है, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम है। तो ई की वैल्यू को रखो यहाँ पे, तो बन गया हमारे पास क्या, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल वी टाउ बाई एम एल हो गया आपके पास, ठीक है। एंड साथ में हमें पता है कि आई क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है। आई क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस वी डी को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो आई क्या हुआ आपके पास, ए एन ई वी टाउ बाई एम एल। एंड यहाँ पर ये ई और ये ई दो बार हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हो गया आई इज इक्वल टू ए एन ई स्केयर वी टाउ बाई एम एल, ए एन ई स्केयर वी टाउ बाई एम एल। एंड अब हमें क्या चाहिए, ओम्स लॉ चाहिए, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ होता है कि अगर हम v बाई आई एक साइड कर दें तो वो वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट के इक्वल। अभी पढ़ा ना हमने यहाँ पे कि v बाई आई इज इक्वल टू आर, आर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से v बाई आई की एक फॉर्म अलग कर रहे हैं। तो v ये रहा, इसके नीचे i को ले आते हैं इधर, तो ये बन जाएगा v बाई आई, ठीक है। एंड बाकी क्या रह गया आपके पास, एम एल अपॉन ए एन ई स्केयर टाउ रह गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं आर, जो कि हो गया आपका ओम्स लॉ। क्या हो गया आपका, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके जो है फाइंड आउट कर रहे थे, किसको, ओम्स लॉ को। अब एक बात देखो, जो आर लिखा है आपने वो किसको लिखा है, इसको लिखा है। तो ये लिख दिया हमने, आर इज इक्वल टू एम एल ए एन ई स्केयर टाउ लिख दिया। अब हमने कई चीज़ ये पढ़ी है कि जो फॉर्मूला ये पढ़ा है कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, कम है या ज़्यादा है, तो इस तरह से। बट वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर देखो मटेरियल मतलब आपके पास एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर, डेंसिटी, ये सारे मटेरियल पे डिपेंड करने वाले जो है वेरिएबल हैं। तो इन वेरिएबल्स को मैं एक अलग नाम देता हूँ एंड इस वेरिएबल को मैं एक अलग नाम दे देता हूँ, क्या,
रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्केयर टाउ, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्केयर टाउ दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो अगर हमने लिख दिया, रो लिख दिया जिसको, सॉरी मैंने टाउ बोला बट मैं रो यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि रो इज इक्वल टू क्या हुआ, एम अपॉन एन ई स्केयर टाउ हुआ। इस रो को हम यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा आपके पास क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की फॉर्मूला अभी मिल गया, जो कि कौन सा होता है, जो कि डायमेंशन पे बेस्ड होता है, एंड रेजिस्टिविटी रो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू पढ़ें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा ऑपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है। किसको ऑफर्ड किया जाता है, ये मतलब जो फ्लो कर रहा होता है उसके बीच में से, कौन फ्लो करता है, करंट, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर को कैसे शो करते हैं, वी बाई आई से, एंड ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओहम होती है। क्या होती है, ओहम सिंबल होता है, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, क्लियर है। चलिएगा आगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि हम रो की बात कर रहे थे। तो रो जो होता है रो जो होता है वो आपका क्या है, वो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एक अलग टाइप का रेजिस्टेंस, मतलब जिसको आप मटेरियल बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या है ये, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कहाँ पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करते हैं। एंड रो क्या हुआ, 1/r, तो आर को हम कैसे लिख रहे थे, रो एल ए से लिख रहे थे, तो वहाँ से आप इसको पुट कर देना, या फिर आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपके दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड बन जाएंगे आपके, ठीक है। एंड ये चीज़ हमने की है कि जो आर होता है वो रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से वो थोड़ा बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मींस आर इज इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो कंबाइन करोगे तो आर डायरेक्टली और इन्वर्सली बन जाएगा आपका एल बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, रो। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट लगा दिया, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो ऐसा यूनिट जो होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वो क्या होगी, देखिएगा ये रो है, रो में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, यूनिट होगी क्या, ओम, ठीक है। एरिया है तो उसकी यूनिट होगी एम स्केयर, मीटर स्केयर। नीचे लेंथ है तो मीटर, तो ये मीटर इससे कट गया, तो इसलिए बचा कि आपके पास ओहम मीटर बचा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिएगा आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे ही कंडक्टिविटी होता है। तो ये क्या है, सिंपल है। देखो मैंने कुछ मेंशन भी किया है कि ये PYQ है भाई, PYQ में ये आए हुए हैं चीज़ें हैं, ठीक है, कि इन चीज़ों को पूछा गया है PYQ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, एंड आपको हेल्प होगी बहुत कि भाई हाँ साथ में पता भी लग रहा है कि ये PYQ आए हुए हैं, एंड इससे हमारे जो नोट्स हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कंडक्टिविटी तो होगा क्या, सिग्मा से शो कर रहे होंगे इसको। एक होगा आपके पास कंडक्टेंस, आपके पास एक कंडक्टेंस होगा, एंड अभी नोट्स में यहाँ पर नहीं है, आगे की तरफ मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, आगे की तरफ मिल जाएगा। तो कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टेंस का, मतलब 1/r कंडक्टेंस होगा। इसी तरह से रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी मतलब 1/ρ। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने पढ़ ली क्या होती है, ओहम मीटर होती है। तो हम इसकी यूनिट को कैसे बना लेते हैं कंडक्टिविटी की, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। कैसे बनाएंगे, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स से बनाएंगे, क्लियर है। तो ओहम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। कैपिटल एस इसको शो करते हैं, साथ में ये आपका मीटर इनवर्स है, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके आज के अभी तक के टॉपिक। बात करें अगर हम नेक्स्ट ओहमिक कंडक्टर की एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर की, तो सिंपल है कि जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होते हैं उन्हें ओहमिक कंडक्टर बोला जाता है, एंड जो नहीं फॉलो करते उन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे कि मेनली तो हमारा सेमी कंडक्टर ही है, ठीक है, वो फॉलो नहीं करता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो वो होंगे आपके नॉन ओहमिक कंडक्टर, एंड ये होंगे आपके ओहमिक कंडक्टर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बचते हैं वो कलर कोडिंग है, जिसको हम कॉम्बिनेशन है, कलर कोडिंग है, जिसको हम नेक्स्ट अपनी बैटल बैच की क्लास के अंदर निपटा रहे होंगे, जो हमारी ये 7वीं क्लास थी, एंड नेक्स्ट हम 8वीं क्लास
जल्दी अपलोड करेंगे। एंड साथ में जो डेरिवेशन के वन शॉट हैं वो भी जल्दी ही पूरे कर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी, बस प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ते रहो एंड साथ में शेयर एंड सपोर्ट करते रहो चैनल को। इसी तरह से आप लोगों की हेल्प की जाएगी एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ में मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर। एंड कई बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लेते? बेटा क्या होता है कि आप हर एक जगह से, मतलब वो होता है ना कि आप घर से सिर्फ एक सिंगल एरिया से कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बड़ी चीज़ें करनी है तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो अगर आपको बोलते हैं ना, आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला हुआ है रेवोल्यूशन, तो उसको अगर करना है ना तो उसके लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से तो कमाया जाएगा ना, तो इसलिए वहाँ पर भी पढ़ाना ज़रूरी है एंड यहाँ पर भी। यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए ये चैनल तभी ये बनाया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ तो मैं बोल देता कि आइए वहाँ पर मेरा पेड कोर्स लीजिए, बट मैं आपको क्या बोलता हूँ कि सिर्फ स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। चलिए, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड इससे आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एंड बैटल बैच बहुत जल्दी आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देगा एंड मैं भी करवा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब मैं ही करवा रहा हूँगा, चलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।